एक हॉस्पिटल का रूम है। वहाँ एक लड़की एक सीट पर लेटी हुई है। अब उसकी थेरेपी होने वाली है। कोई छोटी मोटी थेरेपी नहीं, जो आज तक आपने ना तो सुनी है और ना देखी है। एक ऐसी थेरेपी होने वाली है। इस थेरेपी का नाम है रीबर्थ। यह थेरेपी आपके होश उड़ा देगी। ऐसा फील करो कि आप उस हॉस्पिटल के उसी कमरे में हो जिसमें यह थेरेपी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बताता हूँ, आप इनके नाम याद रखना, बाद में काम आएंगे। ये जो लड़की सीट पर लेटी हुई है, इसका नाम है कैंडस न्यूमेकर, और इसकी माँ बाहर बैठी हुई है जिसका नाम है जीन न्यूमेकर। ये इसकी असली माँ नहीं है, इसे इसने अडॉप्ट किया था। इस कमरे में कैंडस अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ थेरेपिस्ट भी हैं। पहले थेरेपिस्ट का नाम है कॉर्नेल विटकिंस, एक का नाम है जूली पोंडर, और उसके साथ दो असिस्टेंट भी हैं। और ये जो इनमें से जूली पोंडर है ना, इसके पास तो ये थेरेपी करने का कोई लाइसेंस ही नहीं है। अब थेरेपी शुरू होने वाली है, तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए। जो थेरेपिस्ट वहां खड़े हुए थे वो अपने हाथ में तकिए उठाते हैं और 10 साली कैंडस को उस शीट पे लपेट दिया जाता है जिस पर कि वो लेटी हुई थी। अब उसे कुछ पूछा जाता है, वो जवाब देती है, और जो वो थेरेपिस्ट कहते हैं ना, वो बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जो वहाँ सारे थेरेपिस्ट थे उन्होंने अपने हाथ में तकिए लिए और उन तकियों से वो कैंडस को दबाना शुरू करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जोर लगाकर। 4 बड़े लोग जिनका वेट 300 किलो था, सिर्फ 32 किलो की एक छोटी सी कैंडस को दबा रहे थे। वो लोग उसे कहते हैं, सिर से जोर लगाकर बाहर आओ, पैरों से जोर लगाओ। ये वीडियो आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, सो सी केयरफुली। वो लोग उसे ये तक कहते हैं कि अगर तुम अंदर रही ना तो तुम अंदर ही मर जाओगी और तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। If you stay in there, you're going to die, and your mommy's going to die. उसे दबाते दबाते 9 मिनट हो चुकी थी। अब वो पहली बार अपनी तकलीफ बताती है। वो कहती है कि मुझे इस नकली वॉम्ब से बाहर निकालो। वो इसे वॉम्ब इसलिए कह रही है क्योंकि उन थेरेपिस्ट का मानना था कि अगर वो इस सीट में लिपटी रहे और वो बाहर निकलने की कोशिश करे, और अगर वो बाहर निकल जाए तो उसे रिबोर्न माना जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और उसके बाद वो रोने लग जाती है और वो कहती है, मेरे ऊपर कौन बैठा है, मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रही। वो बार बार ये बातें कहती है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और वैटकिंस को कहती है कि अब मैं सांस नहीं ले पा रही। और वो कहती है, जो मेरे सर को दबा रहा है ना, वो मेरी मदद नहीं कर रहा, वो मुझे मार रहा है। वो कहती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मेरे सिर को मत दबाओ, और कौन मेरे ऊपर बैठा हुआ है। ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी। और क्या आप उसके दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। 4 आदमी हैं, वो एक लड़की के सर को बुरी तरीके से दबा रहे हैं। वो एक शीट में लिपटी हुई है, सारी तरह चारों तरफ अंधेरा है। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसको कि सांस लेने में तक मुश्किल हो रही है। क्या आप इस दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हो? कैंडस पूरे 1 घंटे तक जूझती रही। वो बार बार कहती रही, मैं सांस नहीं ले पा रही, और वो ये तक कह रही थी कि अब मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे बाहर निकालो। एक पॉइंट पर जो पोंडर थी वो ठंडे और कठोर अंदाज में कहती है, अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ अभी की अभी। 70 मिनट तक कैंडस सांस लेने के लिए जूझती रही और उसने अंदर ही उल्टी कर दी और उसकी बॉडी का वेस्ट तक निकलाया था, और तब भी उसे अंदर से बाहर नहीं निकाला गया। और उसके बाद वेटकिंस और पोंडर ने उसे कहा, और ये सारी चीजें कह कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगे। वेटकिंस ने कैंडस को थोड़े शांत लहजे में कहा, अंदर ही रहो अपनी उल्टी और गंदगी के साथ। कुछ देर बाद जैसे कैंडस का हिलना डुलना बंद हो गया, लगभग 30 मिनट बाद वेटकिंस ने सोचा कि अब इसे बाहर निकाल देना चाहिए, अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उन्होंने कैंडस की चादर खोली। वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। उसका जो चेहरा था ना, वो बिल्कुल नीला पड़ चुका था, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, मतलब शी वॉज डेड। ये देखकर जीन बहुत ज्यादा घबरा गई और रूम में बिल्कुल दौड़ती दौड़ती आई। उसने और पोंडर ने सांस वापस लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, बट दे वॉज फेल्ड। अगली सुबह हॉस्पिटल में कैंडस को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मौत का रीजन था सांस का रुकना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा गलत था। रिबर्थिंग का आइडिया शुरू होता है 1970s से लियोनार्ड और के हाथों, लेकिन ये बाद में एक करप्ट ट्रीटमेंट साबित होता है। इसे करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडस को यहाँ क्यों लेके आया गया था, कैंडस की डार्क रियलिटी क्या है। कैंडस को यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप ये सोचोगे कि गुस्सा तो सबको आता है,
लेकिन ये जो कैंडस थी ना, इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा अलग लेवल का था। वो गुस्से में बिना बात के चीज़ों को ऐसे ही फेंक कर मारती थी और बिना बात के चिल्लाती थी। और क्यों इससे इतना गुस्सा आता था? और मैं आपको बता दूं कि ये बचपन से ऐसी नहीं थी, इसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना, जिसके बाद गुस्सा हर किसी को आएगा। हर किसी की मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है। इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। कैंडस का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। कैंडस को अपने रियल मदर एंड फादर से भी अलग कर दिया गया। कैंडस की असली माँ का नाम था एंजिला और उसके साथ उसके भाई बहन रहते थे। उसके भाई का नाम माइकल था, उसकी बहन चेल्सी। इन सब से भी उसे अलग कर दिया गया था। उसे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और कैंडस उस छोटी सी उम्र में, जब वो 5 साल की थी, तब वो उनकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में भी आती थी। इतनी छोटी उम्र में कैंडस का बहुत कुछ समझ आने लग गया था। कैंडस अब इतनी छोटी उम्र में भी ये सारी बातें समझ पा रही थी और उसके भाई बहनों को भी संभालती थी जैसे कि वो उनकी माँ हो। उसके बाद कैंडस को 5 साल की उम्र में ही फोस्टर सिस्टम में डाल दिया गया। उसके 2 साल बाद एक जीन न्यूमेकर नाम की एक औरत आती है जो कि एक नर्स थी और कैंडस को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो जीन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कैंडस अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अगर मान लो कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, आपके माँ बाप से आपको दूर कर दिया जाए और आपको फोस्टर सिस्टम में डाल दिया जाए और आपके माँ बाप भी एब्यूजिंग हो, तो कैन यू सर्वाइव इन दीज कंडीशन? तो अब कैंडस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जीन ने महीनों तक कोशिश की कि अपनी बेटी के साथ बॉन्ड बनाने की, लेकिन कैंडस की जीन के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं हो पा रही जैसे कि एक माँ की होती है। और कभी कभी तो जो कैंडस थी वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर दिखाती थी। जो लोग कैंडस को जानते थे ना, जैसे उसके पड़ोसी, उसके टीचर, उसे बहुत पसंद भी करते थे। वो एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लड़की थी जिसे एनिमल और आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये बात तब की है जब तक वो अडॉप्ट नहीं हुई थी, जब वो अपने असली माँ बाप के पास थी। लेकिन जीन के आने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। वो ऐसे ही चिल्लाती थी और चीज़ें तोड़ती थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग लेवल का था। वो बहुत ज़्यादा एजल्टी बिहेवियर शो कर रही थी। एक बार तो कैंडस ने अपने ही घर में आग लगा दी थी और एक बार तो उसने कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने वाले काम भी करने की कोशिश की और उसने धमकी तक दी कि अगर तुमने ये सारी बातें किसी को बताई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कई सालों तक जीन ने कैंडस को अलग अलग थेरेपिस्ट के पास भेजा और उनसे अलग अलग तरीके के मूड कंट्रोल मेडिसिन दी गई, बट कोई भी मेडिसिन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कैंडस का बिहेवियर अब ख़राब होता ही जा रहा था। उसकी अपनी माँ के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बन रही थी। उसके बाद सन 2002 में जीन को एक ऐसा थेरेपिस्ट के बारे में पता चलता है जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं। एवर्गिन क्लोरिडा एक थेरेपिस्ट थी जो कि एक रीबर्थिंग नाम के एक ट्रीटमेंट करती थी। ये बच्चों के लिए होती थी जिनको रिलेटिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, मतलब अपने माँ बाप से या फैमिली मेम्बर से अटैचमेंट ना हो पाना। और ये जो पूरा ट्रीटमेंट था ना, ये 2 हफ्तों तक चला और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ कि जितना जीन अफोर्ड तक नहीं कर सकती थी। उस ट्रीटमेंट में $7,000 और इंडियन रुपीज़ 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गए। इन सिंगल मदर के बावजूद भी जो जीन थी उसने पैसे लगाने में कोई भी चिंता नहीं की। और इन्हीं वजह से जो कैंडस था उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है इन्हीं चीज़ों को लेके। और उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। ये जो रिबर्थिंग का कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत ज़्यादा गलत था। और जो कुछ विक्टिम जैसे थेरेपिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को अपना धंधा बना लिया था, अमीर लोगों को लूटने का। कॉनर विक्टिम्स और जूली पॉन्डर पर रिकलेस चाइल्ड एब्यूज़, मतलब बच्चे के साथ लापरवाही वाली हिंसा का केस चला और उसके बाद उनको 16 साल की सज़ा दी गई, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मिनिमम थी। 2 और असिस्टेंट को 10 साल की प्रोहिबिशन दी गई क्योंकि उन्होंने भी बच्चे के साथ क्रिमिनल नेगलेंस किया और साथ ही उनको 1000 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी। जीन न्यूमेकर जिसने कि वो अडॉप्ट की थी, उसको भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, तो उसे भी 4 साल की जेल और 400 घंटे का जो कम्युनिटी सर्विस था वो दिया गया। इस ट्रेजेडी के बाद भी किसी ने कैंडस के बर्थ मदर एंजिला को कुछ भी नहीं बताया। उसकी बेटी मर गई है और उसे कुछ महीनों बाद ही उसको खबर मिलती है कि उसकी जो बेटी थी वो मर गई है।
यही थी पूरी कैंडस न्यूमेकर की फुल डिस्टर्बिंग स्टोरी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च लगती है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल।